2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से सक्रिय हो गई है और ये सब नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से चल रही तैयारियों में। कांग्रेस जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठा रही है और सड़क पर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उससे बीजेपी के अंदर डर पैदा हो गया है और इसके लिए अब बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। क्या है बीजेपी की चाल, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को तूल देने में माहिर है, तिल को ताड़ बनाना अच्छे से जानती है। ये सब बीते दिन संसद में हुए हंगामे में देखने को मिला भी, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस बयान को मुद्दा बनाया गया जिस पर उन्होंने माफी भी मांग ली थी और साफ कहा था कि वो शब्द गलती से निकल गए क्योंकि वो बंगाली भाषी हैं। लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और कांग्रेस को घेरने में लग गई। लेकिन पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना से सोनिया गांधी का कोई कनेक्शन नहीं था, बावजूद इसके सोनिया गांधी को घेर लिया गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो सोनिया गांधी से माफी मांगने तक को कह दिया। दूसरी ओर जब सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी से बात कर रही थी, उस दौरान भी बीजेपी सांसदों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी को बीजेपी के लकड़भग्गों ने घेर लिया था। ऐसे में सवाल यह है कि मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी के निशाने पर सोनिया गांधी ही क्यों है? क्योंकि बीजेपी हर बार सोनिया गांधी को ही टारगेट करती है। क्या बीजेपी सोनिया गांधी से डरती है? क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और कांग्रेस का ये नया अंदाज देखने को मिला राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद, जिसका नेतृत्व किया था कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। इतना ही नहीं, गोवा में जब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की थी, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही सोनिया गांधी को ईडी का समन भेजकर 21 जुलाई को पेश होने के लिए आदेश दिया गया था। सोनिया गांधी को परेशान कर बीजेपी कांग्रेस को मुश्किल में डालना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि राजा मुश्किल में हो तो सेना अपने आप रास्ते से हट जाएगी। अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। तो क्या है नए नियम और कब तक भरना होगा ITR रिटर्न, तो देखते हैं ये रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बहुत करीब है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लीजिए। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसे बढ़ाने की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी थी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम के तहत अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि अगर किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या फिर इनकम 60 लाख से ज्यादा है तो कारोबारी को रिटर्न फाइल करना होगा। अगर किसी नौकरी पेशा की कमाई सालाना 10 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें भी ITR दाखिल करना होगा। इसके अलावा TDS और TCS की रकम एक साल में अगर 25,000 से ज्यादा है तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के टैक्स पेयर्स के लिए TDS प्लस TCS की लिमिट 50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा अगर बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में जमा रकम एक साल में 50 लाख या इससे ज्यादा है तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपको बता दें कि सभी नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकेगा। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के बार को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बार का लाइसेंस लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया और ये सब केंद्रीय मंत्री के इशारे पर हुआ। दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। तो क्या है कोर्ट के समन में और इस समन को लेकर क्या है कांग्रेस नेताओं की राय, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। कोर्ट ने समन भेजकर जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाने वाले ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता पोस्ट को नहीं हटाते हैं तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही इसे हटाना होगा। जस्टिस मिनी पुष्करण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 18 अगस्त तक ये तीनों नेता अपना जवाब दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा कि स्मृति की बेटी के खिलाफ तथ्यों की जांच किए बिना आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर कोर्ट के समन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सच्चाई को सामने लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे, हम इसे चुनौती देंगे और श्रीमती ईरानी द्वारा भटकाने के इस प्रयास का खंडन करेंगे। जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और इसके लिए जो ट्वीट किए हैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि अदालत के सामने प्रमाण रखेंगे जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध तरीके से बार और रेस्टोरेंट चला रही हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर बार का लाइसेंस रिन्यू कराया गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर लगा रहे हैं, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बेटी पढ़ाई करती है, वे बार नहीं चलाती और इसे लेकर स्मृति ने कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है और जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे टीएमसी विधायक पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। टीएमसी पार्थ से पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुटी है, वहीं अब पार्थ की और अर्पिता एक और मुसीबत में फंस सकते हैं। तो कौन सी है वो मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ के बीच लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिससे टीएमसी भी मुश्किल में दिख रही है। ममता बनर्जी पार्थ को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर चुकी हैं। पार्टी पदों से भी उन्हें हटाया जा चुका है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि अगर पार्थ ने गड़बड़ी की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो पार्थ का बचाव नहीं करेंगी, लेकिन ईडी की कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब पार्थ और अर्पिता नई मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब एसएससी स्कैम मामले में आयकर विभाग और डीआरआई भी जांच शुरू करेंगे। आयकर विभाग ने अर्पिता की पिछले 5 सालों की आईटीआर तलब की है, तो वहीं छापे के दौरान बरामद सीडी को लेकर पार्थ से पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जांच एजेंसी को शक है कि रिश्वत की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। सीबीआई पहले से ही मामले की जांच में जुटी है। कल ही प्रवर्तन निदेशालय ने शहर के चिनार पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक अन्य अपार्टमेंट पर देर शाम छापेमारी की थी। इससे पहले मुखर्जी के एक फ्लैट से लगभग 28 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुए थे और पिछले हफ्ते शहर में उसके एक और फ्लैट से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। तो उधर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि वो इस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी की आज अचानक तबीयत खराब हो गई है। बता दें कि जिस वक्त उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, जैसे ही गाड़ी से अस्पताल के अंदर ले जाया गया, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद अर्पिता को डॉक्टरों की टीम की तरफ से चेकअप किया गया। हालांकि अभी तक डॉक्टरों की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था को लेकर बोम्मई सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राज्य में एक के बाद एक हुई हत्याओं की घटनाओं को लेकर जनता भी मौजूदा सरकार से नाराज है। ऐसे में सीएम बसवराज बोम्मई के बयान ने राज्य का सियासी पारा भी गरमा दिया है और बोम्मई सरकार के इस बयान पर पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने भी पलटवार किया है। तो क्या कहा है कुमारस्वामी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अभी से ही ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। कानून व्यवस्था को लेकर घिरी बीजेपी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। इस बीच बीजेपी कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने का प्रचार करने लगी है, जिस पर जनता दल सेक्युलर के नेता कुमारस्वामी ने पलटवार किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बसवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा होता है तो बीजेपी को प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की जान ले ली गई थी। कुमारस्वामी ने बीजेपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर 1000 मोदी भी कर्नाटक आ जाएंगे तो उनका मॉडल काम नहीं करने वाला। अगर वो उस कल्चर को कर्नाटक में लेकर आएंगे तो बीजेपी को राज्य से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि अगर हालात की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही योगी सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। बोम्मई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरा होने के मौके पर ये बयान दिया और अपनी सरकार को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा,
उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग होगी तो कर्नाटक में भी सरकार के योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। अब देखना होगा कि वो अपने बचाव में